नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय इतिहास की उस निर्णायक सुबह को देखा जिसने सब कुछ बदल दिया था। हमने देखा कि कैसे 1192 में तराइन के उसी मैदान पर जहां एक साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने विजय का परचम लहराया था, वहीं धोखे और एक बेहतर सैन्य रणनीति के कारण उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि कैसे मोहम्मद गोरी ने अपनी हार के अपमान को एक साल तक अपने दिल में जलाए रखा और एक ऐसी सेना और रणनीति के साथ लौटा जिसके लिए राजपूत तैयार नहीं थे। एक रात की गलती, एक सुबह का धोखा और एक पूरे दिन के थका देने वाले युद्ध ने भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के भाग्य का फैसला कर दिया। पृथ्वीराज की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत में राजपूतों की संगठित शक्ति के ताबूत में आखिरी कील थी। इस एक जीत ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली और अजमेर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। भारत का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। तराइन में एक साम्राज्य का सूरज अस्त हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी एक और विशाल साम्राज्य खड़ा था, जिसका राजा शायद ये सोच रहा था कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के पतन से उसका रास्ता साफ हो गया है। आज हम उसी राजा की कहानी बताएंगे। हम जानेंगे कि तराइन की हार के बाद क्या हुआ। क्या राजपूतों की आपसी फूट ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई, और कैसे गोरी के एक गुलाम ने हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक भारत की तकदीर लिखने वाला था। ये कहानी है कन्नौज के राजा जयचंद्र के अंत की और दिल्ली सल्तनत के जन्म की। तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में रुकने का इरादा नहीं किया। उसका मुख्य साम्राज्य गौर और गजनी में था और उसे मध्य एशिया में अपने दुश्मनों से भी निपटना था। इसलिए उसने भारत में जीते गए विशाल क्षेत्रों दिल्ली, अजमेर और पूरे चौहान साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। ऐबक सिर्फ एक प्रशासक नहीं था, वो एक कुशल सेनापति और अपने मालिक की तरह ही महत्वाकांक्षी था। गौरी के वापस जाते ही ऐबक ने तुर्क सत्ता को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले चौहान वंश के बचे कुचे प्रतिरोध को कुचला। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने अजमेर को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐबक ने उन्हें हराकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ऐबक ने एक एक करके आसपास के मजबूत किलों जैसे मेरठ, कोल, आधुनिक अलीगढ़ और दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसने दिल्ली को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और यहीं से गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब में आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब भारत का दुश्मन कोई बाहरी हमलावर नहीं था जो लूटकर वापस चला जाता। अब दुश्मन घर के अंदर ही एक स्थायी सत्ता स्थापित कर चुका था और उसका लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान को जीतना था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपनी जड़ें जमा रहा था, उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य कन्नौज का गहड़वाल साम्राज्य था और उसके राजा थे जयचंद्र। मुस्लिम इतिहासकार उन्हें उस समय का भारत का सबसे बड़ा राजा कहते थे, जिसके पास सबसे बड़ा क्षेत्र था। उनका साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था और उनकी राजधानी कन्नौज तथा पवित्र नगरी काशी, वाराणसी उनकी शक्ति के केंद्र थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच गहरी राजनैतिक दुश्मनी थी। दोनों ही उत्तर भारत के सम्राट बनना चाहते थे। इसी दुश्मनी के कारण तराइन के युद्ध में जयचंद्र तटस्थ रहे थे। उन्होंने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, ये सोचकर कि उनके सबसे बड़े दुश्मन के खत्म हो जाने से वे उत्तर भारत के एकमात्र महाशक्ति बन जाएंगे। जयचंद्र को अक्सर इतिहास में एक गद्दार के रूप में चित्रित किया जाता है,
जिसने गौरी को पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए बुलाया था। ये आरोप मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासोजा से बाद के काव्यों पर आधारित है, जिसे ज्यादातर इतिहासकार एक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत नहीं मानते। समकालीन फारसी इतिहासकारों में से किसी ने भी ये नहीं लिखा कि जयचंद्र ने गौरी को आमंत्रित किया था। उनकी गलती गद्दारी नहीं थी, बल्कि एक गंभीर राजनैतिक भूल थी। उन्होंने मोहम्मद गौरी की महत्वाकांक्षा को बहुत कम आंका। उन्हें लगा कि गौरी भी महमूद गजनवी की तरह पृथ्वीराज को हराकर और लूटपाट करके वापस चला जाएगा और मैदान उनके लिए साफ हो जाएगा। वे ये नहीं समझ पाए कि गौरी का लक्ष्य भारत में एक साम्राज्य स्थापित करना था और पृथ्वीराज के बाद उस रास्ते में सबसे बड़ा कांटा अब वे खुद थे। जब उन्होंने देखा कि गौरी के सेनापति एक एक करके गंगा घाटी के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तराइन की जीत के 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी एक बार फिर 50,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना लेकर भारत लौटा। इस बार उसका एकमात्र निशाना था कन्नौज का गहड़वाल साम्राज्य। उसने अपनी सेना को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना के साथ मिलाया और कन्नौज की ओर कूच कर दिया। राजा जयचंद्र ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। उनकी सेना भी विशाल थी, जिसमें लाखों सैनिक और सैकड़ों युद्ध हाथी शामिल थे। दोनों सेनाओं का आमना सामना यमुना नदी के किनारे चंदावर, आधुनिक फिरोजाबाद के पास मैदान में हुआ। ये एक भीषण युद्ध था। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जयचंद्र की सेना लड़ाई में हावी हो रही थी और गहड़वाल जीत के करीब थे। राजपूतों का शौर्य एक बार फिर तुर्क सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी ठीक तराइन की पहली लड़ाई की तरह एक तीर ने युद्ध का पासा पलट दिया। एक तीर सीधा राजा जयचंद्र की आंख में जा लगा, जो अपने हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तीर लगते ही उनकी मृत्यु हो गई और वे हाथी से नीचे गिर पड़े। अपने राजा को गिरते देख गहड़वाल सेना में भगदड़ मच गई। एक पल में जो सेना जीत रही थी, वो बिना किसी नेतृत्व के बिखर गई और भागने लगी। तुर्क सेना ने भागते हुए सैनिकों पर हमला कर दिया और ये जीत एक भयानक नरसंहार में बदल गई। युद्ध के बाद राजा जयचंद्र का शव इतना क्षत विक्षत हो चुका था कि उनकी पहचान उनके दांतों में लगे सोने के कैप से की गई। चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र की हार और मृत्यु तराइन की हार से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। इसने उत्तर भारत में संगठित राजपूत प्रतिरोध की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इस जीत के बाद गौरी की सेना ने आगे बढ़कर कन्नौज और फिर पवित्र शहर काशी, वाराणसी पर कब्जा कर लिया। हसन निजामी जैसे समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि काशी में लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी की गईं। गहड़वाल वंश का विशाल खजाना लूट लिया गया। चंदावर की जीत ने पूरे गंगा के मैदान को तुर्क हमलावरों के लिए खोल दिया। अब उन्हें चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। मोहम्मद गौरी एक बार फिर वापस गजनी लौट गया और भारत का शासन पूरी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ गया। अगले कुछ सालों में ऐबक और गौरी के दूसरे सेनापतियों ने इस जीत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने गुजरात पर फिर से हमला किया, चंदेलों के कालिंजर किले पर कब्जा किया और बख्तियार खिलजी नाम के एक सेनापति ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिहार और बंगाल तक को रौंद डाला, जहां उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया। मोहम्मद गौरी का अंत भी उसी धरती पर हुआ जिसे उसने जीतने का सपना देखा था। 1206 में जब वो पंजाब में खोखर जाटों के विद्रोह को बेरहमी से कुचलकर वापस गजनी लौट रहा था, तो रास्ते में सिंधु नदी के किनारे दमक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय कुछ हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। ये हमलावर कौन थे, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ उन्हें खोखर जाट बताते हैं जो अपने विद्रोह का बदला ले रहे थे, तो कुछ उन्हें इस्माइली शिया बताते हैं। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। उसकी मौत के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके 3 सबसे काबिल गुलाम सेनापतियों में बट गया। गजनी का हिस्सा ताजुद्दीन यल्देज को मिला, मुल्तान और सिंध का नसीरुद्दीन कबाचा को,
और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया और इसी के साथ भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत। ऐबक ने जिस वंश की नींव रखी उसे मामलूक वंश या गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि इसके शुरुआती शासक या तो गुलाम थे या गुलामों के वंशज थे। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की हार के सिर्फ 2 साल बाद राजा जयचंद्र की एक राजनीतिक भूल ने उन्हें भी उसी नियति तक पहुंचा दिया। उनकी तटस्थता ने उन्हें नहीं बचाया, बल्कि उन्हें अकेला और कमजोर कर दिया। चंदावर की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि आपसी फूट किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। मोहम्मद गौरी की जीत और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में तुर्क अफगान शासन का एक लंबा दौर शुरू हो गया। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं की रक्षा की नहीं थी, अब यह अपनी ही धरती पर अपनी स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष था। अगले एपिसोड में दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन भारत के वीरों ने हार नहीं मानी थी। हम कहानी सुनाएंगे पूर्व में बंगाल के सेन वंश के अंतिम प्रतिरोध की। हम देखेंगे कि कैसे राजपूतों ने, विशेषकर रणथंभौर के चौहानों ने दिल्ली के नए सुल्तानों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। और हम मिलेंगे गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक इल्तुतमिश से और उन वीरों से जिन्होंने उसकी विस्तारवादी नीतियों को चुनौती दी थी। संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन महानायकों की सच्ची और अनसुनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।